इस वक्त का बड़ा सवाल यही है कि देश में लॉकडाउन आखिर कब, या राज्यों के स्तर पर लॉकडाउन को लेकर बड़ा और जरूरी फैसला कब। दरअसल में मई में कोरोना की पीक आने का खतरा बना हुआ है। जानकार बता रहे हैं कि अगले 20 से 25 दिन बेहद चुनौती भरे हो सकते हैं। इस बीच कोरोना के केस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। सवाल यही कि कोरोना से कैसे हम लड़ेंगे। इस बीच गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसके मुताबिक जहां भी संक्रमण दर 10% से ज्यादा हो और बेड 60% से ज्यादा भर चुके हों, वहां 14 दिन का लॉकडाउन लगना चाहिए। देश में ऐसे 150 से ज्यादा जिले हैं, तो क्या वाकई संपूर्ण लॉकडाउन का वक्त आ गया है? क्या देश के 150 जिलों में लॉकडाउन लगना चाहिए? इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा की पत्नी ने शिकायत की है जनसंहार की धाराओं में केस दर्ज कराने की मांग। कोविड की वजह से काजल सिन्हा की मौत हुई थी और उसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल के खदड़ थाने में शिकायत दर्ज की है। सुदीप जैन और ईसी के सीनियर अधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग की है। टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा की पत्नी ने शिकायत दर्ज की है। दरअसल में लगातार कोरोना के बढ़ते कहर के बीच चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं और उन्हीं भूमिकाओं के बीच इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या देश के 150 जिलों में लॉकडाउन लग जाना चाहिए? कम से कम गृह मंत्रालय ने जो अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं उसके बाद तो यह सवाल उठ रहा है, लेकिन क्या राज्यों के स्तर पर यह कदम उठाया जाएगा? क्या जिले के स्तर पर जिला अधिकारी यह कदम उठाएंगे या फिर इंतजार किसी और बात का? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी। हमारे सहयोगी मुंबई से विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने आपसे काफी देर पहले खबर ब्रेक की थी कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन की अवधि बढ़ सकती है और उसी खबर पर मोहर लगाई महाराष्ट्र की सरकार ने, ये कहते हुए कि अब 15 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। हमारे सहयोगी लखनऊ से अविनाश सिंह जुड़ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरीके के हालात हैं न सिर्फ लखनऊ में बल्कि पूरे सूबे से किस तरीके के इनपुट सामने आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे लगातार हम खासकर पश्चिम बंगाल की सियासत या पश्चिम बंगाल में कोरोना के खतरे पर चर्चा करते रहे। लेकिन आज बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है, आज बात पूरे देश की है, क्योंकि संकट राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ज्यादा व्यापक होता नजर आ रहा है। और सबसे पहला सवाल सुबीर भौमिक सर आपसे ही समझना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि वाकई अब वक्त आ चुका है लॉकडाउन का? 150 जिले तो वो हैं जहां पर इस गाइडलाइंस के मुताबिक हालात इस वक्त भी लॉकडाउन लगाने के हैं। बाकायदा लॉकडाउन तो होना ही होगा, क्योंकि जिस हालत आज खड़ा हो चुका है लॉकडाउन के सिवाय और कोई चारा ही नहीं रहा। बट लॉकडाउन ये अचानक से पूरे देश में कर देने का जो नतीजा है वो हम देख चुके हैं पहले, वैसा नहीं, फेज्ड वे से होना चाहिए। और हम समझते हैं कि जो 150 जिलों के आप जिक्र कर रहे हैं जो कि अभी के गाइडलाइंस में कवर होते हैं जी, वहां पहले लगना चाहिए। उसके बाद वहां जो है, ये चाइना ने भी इसी तरह से किया था। चाइना में मैं बात कर चुका हूं, काफी हमारे मित्र हैं वहां भी ये फेज तरीके से रोका गया है कि जहां जहां संक्रमण ज्यादा है उन जगह को इंसुलेट किया गया है, उन जगह को आइसोलेट किया गया है और उसी तरह से लगाया गया है। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत ये लॉकडाउन होना चाहिए, ये नहीं कि सारा देश में हमने लगा दिया। बिल्कुल आप करें कि जो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं वो पर्याप्त हैं, उसमें विजन है, उसमें क्लैरिटी है, उसमें साफ साफ एक टाइमलाइन तय कर दी गई है, बता दिया गया है कि इस फॉर्मूले को अपनाइए और उसके हिसाब से आप कोरोना को कम कर सकते हैं। और उसका पहला फॉर्मूला यही है कि अगर 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है तो आप लॉकडाउन लगा दीजिए। अगर आपके यहाँ पर अस्पतालों में जो बिस्तर हैं वो 60% से ज्यादा भर चुके हैं तो हालात आ चुके हैं लॉकडाउन के। महाराष्ट्र से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर है जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है लॉकडाउन को लेकर। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है महाराष्ट्र में। अब तक लॉकडाउन 1 मई तक लागू था, लेकिन अब उसको 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक यहां पर हुई है और उस कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन अब 15 मई तक लागू रहेगा, न सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में। विकास श्रीवास्तव लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं दोपहर से। विकास, क्या वाकई लॉकडाउन का असर दिख रहा है महाराष्ट्र में? 66,000 मामले अभी भी सामने आए, पूरे देश में 3,60,000, अकेले महाराष्ट्र में 66,000। देखिए, लॉकडाउन का असर पूरे महाराष्ट्र में अभी पूरी तरीके से देखने को नहीं मिला है, क्योंकि आंकड़े स्टैटिक हैं। मतलब महाराष्ट्र के आंकड़े रोज़ाना 60,000 के ऊपर आते हैं। लेकिन अगर मैं मुंबई की बात करूं अनुराग, तो मुंबई ने निश्चित तौर पर एक नज़ीर पेश किया है कि किस तरीके से अनुशासन का पालन करके और कोरोना के तमाम नियमों का पालन करके हम स्थिति को काबू में कर सकते हैं।
मुंबई जहां पर रोजाना 10,000 से 13,000 मामले आ रहे थे, महज बीते 12 दिनों के अंदर अब ये मामले घटकर 3,500 से 4,000 हो गए। बावजूद इसके मुंबई का जो पॉजिटिविटी रेट है अनुराग, वो अभी भी 12 से 13% बना हुआ है और महाराष्ट्र का तो खैर 25% बना हुआ है। संभवतः यही वजह है कि आज कैबिनेट की जब मीटिंग हुई तो ये फैसला लिया गया कि लॉकडाउन को अगर कुछ दिन तक और एक्सटेंड किया जाए तो इसके सकारात्मक परिणाम जो है वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मुंबई सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था। अगर महाराष्ट्र में भी इस किस्म से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया और कोरोना नियमों का पालन किया गया तो मुमकिन है कि महाराष्ट्र को भी स्थिति से उबारा जा सकता है। अविनाश, मैं आपका भी रुख करूंगा। सहमति बन गई इस पर तो इसके बाद इसका औपचारिक ऐलान कर दिया गया 15 मई तक। जी बिल्कुल, लगातार आपने इस खबर को पहले ही ब्रेक किया था। अविनाश, मैं आपका भी रुख करूंगा यूपी के हालात समझने के लिए, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अनुमा आचार्य जुड़ चुके हैं। अनुमा जी, सवाल यही है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है राज्यों के लिए, क्या वाकई उसका पालन होना शुरू हो चुका है? मेरे पास कुछ राज्य हैं जहां पर जो संक्रमण की दर है वो 10% या 10% से ज्यादा है, जिसमें कांग्रेस शासित भी हैं या फिर गैर भाजपा शासित वो राज्य हैं। क्या आपको लगता है कि ये कदम उठना शुरू हो जाना चाहिए था? इंतजार किस बात का है? मैं तो ये कहूंगी कि पिछले एक साल में 987 गाइडलाइंस केंद्र सरकार ने दी है और कोरोना के ही संबंध में दी है, और एपिडेमिक एक्ट जो था 1897 का उसके अगेंस्ट एक दूसरा कानून बनाते हुए दी है। तो तब से ही लग जाना चाहिए था। अब चूंकि केंद्र ही कंट्रोल कर रहा है ये सब कुछ, तो राज्यों की जिम्मेदारी बनती है। राज्यों ने भी 6,500 आदेश निकाले इसी से रिलेटेड कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन हो, लेकिन हमने देखा कि आरोग्य सेतु भी आया, उसके सभी ने अपने आप सब में इंस्टॉल करना सबके लिए जरूरी था। उस सब के बावजूद भी कोरोना तो बढ़ रहा है। अब इसके पीछे हम क्या चीजों को लें? क्या हम अनुमा जी थोड़ा स्पेसिफिक रहते हैं। अनुमा जी थोड़ा सा स्पेसिफिक रहते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि 10% अगर संक्रमण दर है तो लॉकडाउन लगा दीजिए। देश के वो राज्य जहां पर 10% से ज्यादा संक्रमण दर है वहां पर लॉकडाउन क्यों नहीं लग पा रहा है? किसका इंतजार किया जा रहा है? मैं छत्तीसगढ़ की भी बात कर रहा हूं, मैं उन राज्यों की बात कर रहा हूं जहां पर कांग्रेस सत्ता में है। बीजेपी के नेता जुड़ेंगे, मैं उनसे बीजेपी पर भी सवाल करूंगा। महाराष्ट्र में अगर लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है उद्धव ठाकरे से कि आप लॉकडाउन बढ़ा दीजिए? क्या महामारी एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके बाद एक्सटेंशन हुआ है महाराष्ट्र में? राज्य सरकार ने फैसला लिया है ना। जी, आपका सवाल स्पेसिफिक है और मेरा जवाब भी ये स्पेसिफिक है कि हम अलग अलग करके इस संक्रमण के दौरान में, इतनी बुरी महामारी के काल में अलग अलग ना देखें। राज्य जरूर लॉकडाउन लगाएंगे, क्योंकि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को अपने यहाँ की जनता का प्रताड़ित होना, उसको परेशान होना अच्छा नहीं लगता। और अगर महाराष्ट्र ने बढ़ाया है तो इसी का पालन करते हुए बाकी राज्य भी बढ़ाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी राज्य अपनी जनता का बुरा देखना चाहता हो। यस, जो अगर आप कहना क्या चाह रही हैं? जारी हुई है उसके ऊपर प्रताड़ित करना किस संदर्भ में? आप क्या कहना चाह रही हैं अनुमा? थोड़ा क्लियर कर दीजिए एक बार। मैं बहुत क्लियर बात कर रही हूं। मैं ये कह रही हूं कि इस समय देश को राज्यों के अलग अलग खांचे में बांट के ना देखें। गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस निकाली है उसको सभी राज्य अपने अपने लेवल पर लागू करेंगे। सवाल तो यही है, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? क्या वाकई तत्काल प्रभाव से लागू कर रहे हैं? क्या वो सक्रियता, क्या वो गंभीरता दिख रही है जो दिखनी चाहिए? यही तो सवाल था मेरा अनुमान आपसे। जिस एडवाइजरी का मैं जिक्र कर रहा हूं यहां पर, वो एडवाइजरी इस वक्त 5 बजे जारी नहीं हुई है। उस एडवाइजरी को जारी किए हुए कई दिन बीत चुके हैं। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी। देखिए, 987 गाइडलाइंस जारी की हैं केंद्र सरकार ने। जब बहुत ज्यादा हम केंद्रीकरण कर लेते हैं तो फिर जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस होती हैं उनके ऊपर भी उतना ध्यान नहीं जाता, क्योंकि सब चीज उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है ना। आप बताइए, अगर आपको 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं इस एडवाइजरी को आए हुए, अगर मैं सही हूं तो। देखिए, ये गाइडलाइंस जो हैं, ये जैसे महाराष्ट्र में आपने अभी आप ही के चैनल पे हमने सुना, उन्होंने कहा कि मुंबई में पहले जो संख्याएं 12,000 संक्रमण प्रतिदिन तक आ रहे थे जिस तरह से लोग, अब वो 3,000 3,500 आ रहे हैं। तो बिना गाइडलाइंस को फॉलो किए तो नहीं होगा ना। तो गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं और हर राज्य में फॉलो हो रही हैं। इस बात से निश्चिंत रहे। थोड़ा कंट्राडिक्शन है, राजनीतिक मजबूरी हो सकती है अनुमा। मैं लौटूंगा आपके पास। सुबीर सर, मैं आपके पास भी आऊंगा। डॉक्टर राहुल भार्गव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल के निदेशक हैं। लेकिन यहां पर अविनाश है हमारे सहयोगी लखनऊ से। अविनाश, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा मेरे पास है जिसके मुताबिक तकरीबन 18%
जो संक्रमण दर है वो उत्तर प्रदेश में इस वक्त नजर आ रही है, यानी वो राज्य जहां पर 10% से ज्यादा संक्रमण दर है। क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन को लेकर कुछ मंथन चल रहा है, या नाइट कर्फ्यू या इस तरीके की सख्ती से ही हालात सुधर जाएंगे, ये मानकर चल रही है राज्य सरकार? देखिए अनुराग, एक बात बिल्कुल साफ है कि फिलहाल यूपी सरकार, यूपी गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। एक बात गौर करने वाली है अनुराग, कि अगर हम दूसरे राज्यों से तुलना करें उत्तर प्रदेश की, तो चाहे संक्रमण दर हो या फिर मृत्यु दर, महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटका समेत कई राज्यों से यहाँ पर अगर आबादी के लिहाज से बात किया जाए तो यूपी काफ़ी पीछे है। और शायद यही वजह है कि जब हाईकोर्ट ने यूपी के कई जिलों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का निर्देश जारी किया था, तो यूपी सरकार ने न सिर्फ कंप्लीट लॉकडाउन लगाने से मना किया, बल्कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया गया। देखिए, यूपी सरकार का यह साफ तौर पर कहना है कि हम ट्रेस, कॉन्टैक्ट और जो ट्रीट है उसकी तर्ज पर काम कर रहे हैं। जो मैकेनिज्म तैयार किया गया, सरकार ने जो तैयार किया है, सरकार का यह दावा है कि उस मैकेनिज्म के लिहाज से हम संक्रमण की चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, काफी हद तक ये जो कोशिश की जा रही है वो सफल हो रही है, क्योंकि जो आंकड़े हैं अनुराग, अगर हम पिछले 3 से 4 दिनों की बात करें तो एक दिन में जो आंकड़े आ रहे थे यूपी के, वो 38,000 के पार पहुंच गए थे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो 24 घंटे के आंकड़े जारी किए गए हैं, उसमें पिछले 24 घंटे में सिर्फ 29,000 नए मामले पूरे यूपी में सामने आए हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आपको याद होगा कि एक समय था 5 से 6 दिन पहले जो नए मामले आ रहे थे वो 6,000 के पार चले गए थे। लेकिन अविनाश, कुछ उसी तरीके की स्थिति तो महाराष्ट्र में भी नजर आ रही है। जैसा हमारे सहयोगी विकास बता रहे हैं कि देखिए, महाराष्ट्र में लॉकडाउन का ऐलान होता है और उसके बाद आंकड़ों में कमी देखी जाती है, हालात सुधरते नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद भी लॉकडाउन का एक्सटेंशन होता है। क्या सुबीर भौमिक साहब, अगर पूरे सूबे के आंकड़े बेहतर आते हैं उत्तर प्रदेश के उदाहरण के तौर पर, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो जिले जहां पर हालात सबसे ज्यादा बुरे हैं, उन जिलों को आइडेंटिफाई करके कुछ सख्ती लॉकडाउन जैसी हो सकती है? उदाहरण के तौर पर एनसीआर में दिल्ली से सटे जिले, लखनऊ, कानपुर, इस तरीके के वो तमाम बड़े शहर जहां पर हालात बिगड़े हुए हैं। सुबीर भौमिक साहब। बिल्कुल अनुराग, आप जो सजेस्ट कर रहे हैं उससे मैं सहमत हूं, क्योंकि ये मैं एक ही चीज कहने को चाह रहा हूं, वो ये कि ये एक रैंडम जो एटीट्यूड होता है ना, कि हम नहीं लगाएंगे या फिर पूरा लगा देंगे, ये बहुत गलत तरीका है। फेज लॉकडाउन होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, जहां संक्रमण ज्यादा है वहां लॉकडाउन करके आइसोलेट करना चाहिए। एक रैंडम लॉकडाउन जो गए साल लगाया गया था वो भी ठीक नहीं है। लेकिन सुबीर साहब, आपने सुना अनुमाचार्य को, वो कह रहे थे कि देखिए, आप राज्यों को अलग अलग नहीं बांट सकते हैं। नहीं, राज्यों को अलग अलग नहीं बांट सकते हैं, पर हर जगह रिस्पॉन्स स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक ये कि आप जहां जहां ज्यादा हो गया है, एक लेवल क्रॉस कर गया है, एक कोई कट ऑफ पॉइंट ऑफ कीजिए, वहां लगाइए, आसपास के जिले में वहां से लोग नहीं जाएंगे और ये अपने आप रुकेगा, चेन भी ब्रेक होगा। एकदम रैंडम लगा देने से पूरा इकोनॉमी ठप हो जाएगा। एकदम नहीं लगाएंगे कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, पब्लिसिटी स्टंट करेंगे, तो फिर गड़बड़ हो सकता है। डॉक्टर राहुल भार्गव सर, आप तो लगातार इस तरीके के मामलों को डील कर रहे हैं। जो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं, आपको लगता है कि विजन काफी हद तक क्लियर है, साफ कह दिया गया है राज्यों से कि इन पैरामीटर्स को फॉलो कीजिए, हालात सुधर सकते हैं? 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट और 60% से ज्यादा बेड्स का भरा होना। डॉक्टर राहुल भार्गव सर, आप 1 मिनट बिल्कुल चैन से सुनिएगा सर। आंकड़ों की बात साइंटिफिक बेसिस पे होती है। अमेरिका में कल रात में घोषणा हुई कि आउटडोर पे मास्क को हटा सकते हो, उसके पीछे स्टडी हुई, पता है कितने लोगों को देखा गया? 15,000 लोगों को देखा गया कि क्या डेटा रहता है। जब ये सरकार आंकड़े लाती है और ये बताती है साइंटिफिक तरीके से 10% पे कैसे पहुंचे, क्या संक्रमण दर 5% है तो वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं होगा? 10% का आंकड़ा कौन सी स्टडी से आया, कहां पब्लिश हुआ? पहली चीज वो दिखा दे। 60% से बेड ज्यादा भरे हुए हैं तो वो अपना लॉकडाउन लगा दे। अरे आप पहली बात ये मानिए कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। देखिए सर, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब होता है जब मेरे को नहीं पता कि मेरे को किससे संक्रमण हो गया। मतलब आप उत्तर प्रदेश और दिल्ली की हालत देखें या एनसीआर की हालत देखें तो कोरोना इज इन दी एयर, मतलब कोरोना घर बैठे बैठे आदमी नहीं गया तब भी हो गया। अब आप
बात कर रहे हैं, ये बार बार क्यों डर क्यों है सरकारों को? डॉक्टर राहुल भार्गव, जो आप कह रहे हैं क्यों? सर, आप डॉक्टर हैं, आप बेहतर तरीके से बता रहे हैं इस बात को यकीनन, लेकिन हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरी भी आ रही है। हमारे साथ महाराष्ट्र से हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, वो मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत हूं। नंदुरबार वहां पर एक जिला है संभवतः, वहां के जिलाधिकारी की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, जिसने अपने स्तर पर कदम उठाकर अपने जिले में कोरोना के मामलों में बहुत ज्यादा कमी लाई है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक होते हैं, एरिया स्पेसिफिक होते हैं, कुछ सख्ती लागू करते हैं, तो क्या हम हालात को नहीं सुधार सकते हैं उस पॉकेट में जहां पर हालात ज्यादा बिगड़ रहे हैं? अगर एनसीआर में गाजियाबाद में स्थिति बिगड़ रही है, तो क्या गाजियाबाद में लॉकडाउन लगाकर हापुड़, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तक उसके दायरे को बढ़ने से नहीं रोका जा सकता है? एक्सपर्ट आप है सर, आप बताएंगे बेहतर तरीके से। सर बिल्कुल, माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी एक होती है, दूसरा ओरिजिनल तरीके से टेस्टिंग होती है। आपको पता है नोएडा की टेस्टिंग की हालत क्या है? लोगों की 7-7 दिन तक रिपोर्ट नहीं आ रही। वो रिपोर्ट नहीं आई तो क्या होगा? अमेरिका में लोगों ने लॉकडाउन इसलिए नहीं किया लार्जर रोल पे, क्योंकि वो टेस्टिंग बढ़ाते जा रहे थे। आप बताइए महाराष्ट्र में 2 लाख, उत्तर प्रदेश में कितनी टेस्टिंग होती है 20 करोड़ की जनसंख्या में? वो आंकड़ा भी देखना जरूरी है। दूसरी चीज, जब हम माइक्रो कंटेनमेंट की बात करते हैं, सर माइक्रो कंटेनमेंट इज ऑलवेज बेटर, पर आप जब जीविका की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है, कौन सी इंडस्ट्री चल रही है ये तो दिखाइए। सिर्फ 2 इंडस्ट्री चल रही है सर, एक अस्पताल वाली और दूसरा क्रीमेटोरियम वाली। मेरे को दुख है ये बात कहते हुए, बहुत ज्यादा दुख है कि हमने लॉकडाउन को इतना गलत तरीके से लिया है देश में, उसके मंशा इतनी गलत बना दी है, क्या सरकारें उसको लेने से रोक रही है? उनकी डॉक्टर राहुल भार्गव, एक बात सर और थोड़ा क्लियर कीजिए फिर इसी मोर्चे पर, क्या समाधान आपको नजर आता है जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं? क्या पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन हो, आप इसके पक्ष में हैं, या लॉकडाउन हो ही ना, आप इसके पक्ष में हैं? क्योंकि जिस सेलेक्टिव लॉकडाउन की बात हम कर रहे हैं, आप अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि वो बेमानी है। सर मैं ये कह रहा हूं, ये नाइट कर्फ्यू, नाइट लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन बंद करो, 14 दिन का लॉकडाउन करो, आपको कोरोना से जीत नहीं मिलेगी। अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पे हैं तो वहां पे मैं लिखा है साफ साफ कि कोरोना को हराओगे नहीं, कोरोना को मारोगे नहीं, कोरोना को स्लो डाउन कर दोगे। स्लो डाउन करने से हाहाकार रुक जाएगा। 14 दिन का लॉकडाउन पूरे देश में एक साथ, डॉक्टर राहुल भार्गव आप इसके पक्ष में? एक साथ और उसके बाद माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है डॉक्टर भार्गव, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंशुमन, आप सुन रहे हैं डॉक्टर भार्गव को, क्या आप भी इस पक्ष में हैं कि लॉकडाउन अगर लगे तो पूरे देश में लगे एक साथ, वरना बेमानी है? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा था डॉक्टर राहुल भार्गव। कोई भी डॉक्टर जो अनबायस्ड होगा, कहीं भी साइंस की बात करेगा, लॉजिक की बात करेगा, आंकड़ों की बात करेगा, फैक्ट की बात करेगा, इधर उधर की बात नहीं करेगा। लॉकडाउन का जो पर्पस है पहले समझ लीजिए, फिर अपने आप दर्शक और आप भी डिसाइड कर लीजिएगा क्या फायदा हो। लॉकडाउन के 3 उद्देश्य होते हैं। मिटिगेशन, अल्पीकरण, मतलब संक्रमण की रफ्तार को धीमी कर दें। प्रिपेयर्डनेस, तैयारी कर लें, अस्पताल व्यवस्था, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर तैयार कर लें। अनटेस्टिंग, टेस्टिंग बढ़ा दें। तो अब किट की कमी नहीं है, टेस्टिंग आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उल्टा आप टेस्ट कम कर रहे हैं, तो लॉकडाउन का फायदा क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा। प्रिपेयर्डनेस, पूरा साल से ऊपर 1.25 साल मिल गया, क्या अभी भी तैयारी नहीं हुई? ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं, बेड नहीं हमारे पास। थर्ड, मिटिगेशन। यस, मिटिगेशन का हर समय ऑप्शन होता है, लेकिन मिटिगेशन का ऑप्शन बिल्कुल मैं डॉक्टर राहुल भार्गव से सहमत हूं, ये मिटिगेशन का तरीका नहीं है। इसको कहते हैं एडहोकिज्म एंड इंपल्सिव डिसीजन ऑफ द ब्यूरोक्रेट। एरोगेंस है इसमें साइंस नहीं है, एरोगेंस है इसमें। क्लियर कट साइंस की बात करें तो डिबेट में आए सामने कोई ब्यूरोक्रेट या सरकार में बैठे लोग जो डिसीजन लेते हैं, सामने आए, बात करें, उनको मैं समझाता हूं कि कैसे लॉकडाउन का तो फायदा डॉक्टर अंशुमन, आप भी डॉक्टर राहुल भार्गव के साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन पूरे देश में 14 दिन का लागू होना चाहिए, सेलेक्टिव लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है? उसके पहले पूरे देश में सभी लोग डिसाइड कर ले कि हाँ हमारी तैयारी नहीं है। बिल्कुल नहीं है तैयारी, मैं मानता हूं। इन्होंने बहुत हल्के में पिछले साल लिया था कोरोना को, ठीक है, ये सोचा था कोरोना हल्के में निकल जाएगा, कोरोना हल्के में नहीं निकलेगा, सबको पता था। पॉलिटिकल पार्टीज के नेता नहीं हमारे साथ उस पर बात करने के लिए, लेकिन एक्सपर्ट के तौर पर आपकी राय है कि 14 दिन का लॉकडाउन पूरे देश में एक साथ। डॉक्टर अंशुमन, मैं सही कह रहा हूं कि हमारी तैयारी क्या नहीं है लॉकडाउन पे? माधवी अग्रवाल, मैं बताता हूँ बीजेपी के नेता। डॉक्टर भार्गव, मैं आता हूँ आपके पास। डॉक्टर भार्गव, मैं आऊंगा आपके पास। एक कमेंट कहिए। सर एक कमेंट। सर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उस लॉकडाउन को ऐसा लांछन लगा दिया है कि अब वो डर रहे हैं कि वो बुलेट कौन बाइट करे।
मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, वो गलत नहीं है। और जो गलत कहेगा वो जनता आपके लिए वोट नहीं करेगी। बोलने दीजिए विपक्ष को, आप जो सही है वो करिए, क्योंकि सही की जीत हमेशा होती है। लांछन तो विपक्ष भी लगाता रहा, लांछन। खैर उस पर राजनीति पर मैं आप लोगों को नहीं डालता हूं। राजनीति करने के लिए दो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, माधवी अग्रवाल। दो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन हो तो पूरे देश में हो। क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या केंद्र सरकार को ये लगता है कि वो पूरे देश में एक बार फिर लॉकडाउन लागू कर सकते हैं बिना अपने राजनीतिक नफा नुकसान को सोचते हुए? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये इतना बड़ा विषय है जिस पे राजनीति शब्द तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। और राजनीति इसलिए नहीं होनी चाहिए कि लोगों से, हमसे जुड़ा हुआ है, मेरे से भी जुड़ा है, मेरे परिवार से भी जुड़ा है, तो राजनीति यहाँ खत्म हो जाती है। हाँ, बिल्कुल जिस तरीके से एक्सपर्ट कह रहे हैं, अगर एक्सपर्ट कह रहे हैं तो डेफिनेटली एक्सपर्ट की जो राय है उसको सर्वोपरि रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो इस पर संज्ञान लेने वाली है जरूर। जो देश हित में होगा, जो हम सभी के हित में होगा, वो जरूर से इस पे इनिशिएटिव लिया जाएगा। और राजनीति बिल्कुल नहीं होगी इसमें, कोई नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए माधवी, जैसा आप कह रही हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि अगर जरूरत है तो पूरे देश में लॉकडाउन लागू होगा। बिल्कुल, अगर जरूरत है तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर जो और ये जो दो एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनकी दलीलों से क्या आपको भी लगता है कि हाँ अब देश में लॉकडाउन लागू हो जाना चाहिए? जी, प्रश्न मुझसे किया जा रहा है? जी माधवी। देखिए, आपने एक्सपर्ट बुलाए हैं और उनके जो विचार हैं, उन्होंने जो सारी स्टडी की है पिछले वर्ष से, और पूरे विश्व में जिस तरीके से कहर बरपाया था कोरोना में, और बाकी जो देश हैं, कितनी अच्छी बात है कि जिस कोरोना से आज हम जूझ रहे हैं, बहुत दुख की बात है कि आज हम जूझ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि दूसरे देशों ने इस पर विजय पा ली है। कहीं ना कहीं लोगों ने मास्क लगाने के लिए। मेरा सवाल ये है कि इन दोनों एक्सपर्ट्स को सुनने के बाद क्या आपको भी लगता है कि देश में लॉकडाउन लागू होना चाहिए? पूरा होने दे दीजिए मुझे। मैं कह रही हूँ कि अगर उन्होंने, एक्सपर्ट जो आपके साथ हैं उपस्थित, उन्होंने जो स्टडी की है, पूरे विश्व भर की स्टडी उनके पास में है, और उन्होंने जिन देशों ने इस कोरोना पर विजय हासिल की है, जहां अब उनकी सरकारें ये बोल रही हैं कि अब मास्क की जरूरत नहीं है आपको बाहर में, तो ये जो स्टडी उन्होंने की है, अगर वो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हमारे देश में भी उसी नीति को अपनाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है। माधवी, और सवाल तीसरी बार मैं दोहरा रहा हूँ। माधवी अग्रवाल की राय, एक प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर, क्या पूरे देश में लॉकडाउन लागू होना चाहिए एक्सपर्ट को सुनने के बाद? हाँ या ना बताइए माधवी। मैं आपकी बात को ही जवाब दिया, आप सुनने का प्रयास तो करें। मैं आपसे वही कह रही हूँ कि अगर एक्सपर्ट जो स्टडी कर रहे हैं, आप साइंटिफिक तरीके से चलिए बस। इसमें केवल एक ही उपाय है जिसमें लॉकडाउन होना चाहिए, शटडाउन होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं? ठीक है, तो बीजेपी की प्रवक्ता को भी लगता है कि हालात ऐसे बन चुके हैं कि देश में लॉकडाउन होना चाहिए। लेकिन अनुमा आचार्य, अगर केंद्र सरकार पूरे देश में लॉकडाउन लगाने का फैसला ले भी लेती है तो क्या कांग्रेस स्वागत करेगी या तमाम तरीके के अगर मगर और शर्तों के साथ आलोचना करेगी? अनुमा आचार्य, मैंने आप कांग्रेस को देश से अलग हटा के देख सकते हैं। देखिए, यहाँ डॉक्टर राहुल भार्गव ने जो कहा, डॉक्टर अंशुमन ने जो कहा, उन्होंने सबसे बड़ी बात की, इसको मिटिगेट करना है। ये समय ये जरूरी है। सवाल का पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर अपनी बात कह लीजिएगा। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर पूरे देश में लॉकडाउन लगता है तो कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है या सवाल खड़े करेगी? पहले विजन तो क्लियर कीजिए ना अपना, क्या है अगर पार्टी का एजेंडा, क्या है? देखिए, पार्टी का एजेंडा देश के हित में है। अगर आप देखेंगे तो पिछले साल की लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए पूरे देश में? देखिए, आप ये जो सवाल कह रहे हैं ना, इसमें अगर आज के तारीख में जो लोगों को बताने के बाद और एक तरीके से, जिस तरह से अगर सबको मालूम है, सबके पास कम्युनिकेशन है, सब जानते हैं लॉकडाउन का मतलब, तो अगर वो देश के हित में है तो अगर लगेगा तो सब जगह लगेगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे भी तीसरी बार वही सवाल पूछ रहा हूँ, पूरे देश में लॉकडाउन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? दो एक्सपर्ट्स को आपने सुना है, अगर मगर नहीं, हाँ या ना बताइए। अगर देश के हित में ये सेंट्रलाइज्ड डिसीजन आप अपनी लाइन की शुरुआत ही अगर से कर रही हैं, दो एक्सपर्ट को सुनने के बाद कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की क्या लाइन है? लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कोरोना को मिटिगेट करने के लिए लॉकडाउन लगना चाहिए। जब अगर बोला जाएगा तब। आप मुझसे मत कहलवाइए, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। नहीं, आप एक्सपर्ट नहीं, आप नेता हैं जिनका काम होता है आलोचना करना। आप आलोचना ना करें इस फैसले के बाद, इसीलिए मैं आपसे पहले पूछ रहा हूं। तो इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी आपको बता दें, ऑक्सीजन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीदे जाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा इस तरीके की जानकारी सामने आई है। पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दी है। ये वो
इक्विपमेंट है जिसकी इस वक्त काफी ज्यादा किल्लत नजर आ रही है और दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ तैयार करेगा 500 ऑक्सीजन प्लांट। इस तरीके की जानकारी भी सामने आई है। पीएम केयर्स फंड से ये ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जाएंगे। तो इस वक्त देश में ऑक्सीजन का बड़ा संकट है और उसी संकट से निपटने के लिए एक तरफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन प्लांट। लेकिन इस बीच इस देश के 150 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। गृह मंत्रालय कहता है कि 10% से ज्यादा होने पर लॉकडाउन जैसे सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। क्या वाकई ये फैसले व्यवहारिक होंगे? इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं आज हम। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ हैं, माधवी अग्रवाल बीजेपी के नेता, डॉक्टर राहुल भार्गव डायरेक्टर फोर्टिस अस्पताल, अनुमा आचार्य प्रवक्ता कांग्रेस, विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक जी भी हमारे साथ बने हुए, साथ ही साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अविनाश भी हैं। बड़ा फैसला यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया। लेकिन विकास, आप लगातार महाराष्ट्र को कवर कर रहे हैं जहां पर कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं। जिस सेलेक्टिव सख्ती की बात हम यहां पर कर रहे थे, क्या महाराष्ट्र में ऐसी कुछ सक्सेस स्टोरी आई हैं आपके सामने जहां एक पॉकेट में, जहां एक जिले में एक हालात सुधरते नजर आए हों आपको? बिल्कुल अनुराग, देखिए इस मामले में नंदुरबार ने अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और दिखाया है कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे एक फोरसाइट, एक विजन रखा जा सकता है। खतरे को भांपकर किस तरीके से हम स्थिति से निपट सकते हैं। खुद इस जिले के जो कलेक्टर हैं डॉक्टर राजेंद्र भारुड़, पिछले साल की मैं बात बताता हूँ, पिछले साल कोविड के आउटब्रेक से पहले इस पूरे जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं था। लेकिन जिस तरीके से उस जिले ने कोरोना का कोहराम देखा, लगातार वहाँ पे संख्या बढ़ती रही, जैसे ही स्थिति निपटी, सितंबर के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ, उन्होंने 85 लाख रुपए की लागत से जिले में पहला ऑक्सीजन प्लांट लगाया और आज वही ऑक्सीजन प्लांट जो है वहाँ के मरीजों की तीमारदारी में, उनके इलाज में काम आ रहा है। उनको ऑक्सीजन उसी ऑक्सीजन प्लांट से मुहैया कराई जा रही है। और तो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए ताकि पूरे केसेस को कब किया जा सके। तो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से पेश हुआ है। मैं 2 महीने पहले आपको ले जाना चाहता हूं अनुराग। दरअसल केंद्र की एक टीम आई थी महाराष्ट्र में स्थिति का जायजा लेने के लिए। तब भी उन्होंने ये कहा था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब हर जिला ये तय करे कि वो कोविड से कैसे निपटेगा। और जिसका एक सटीक उदाहरण प्रस्तुत किया नंदुरबार ने। नंदुरबार के कलेक्टर जो कि ऑक्सीजन के प्लांट लगाते हैं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाते हैं और आज स्थिति वहां पर बेहद अच्छी है, मैं ये बता सकता हूं। बिल्कुल विकास चंद्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। विकास, गृह मंत्रालय गाइडलाइन जारी करती है, कहती है कि लॉकडाउन जहां लगाना है इन मानकों के आधार पर वहां लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन उस गाइडलाइन का पालन होता अभी तक नजर नहीं आ रहा है। काफी वक्त बीत चुका है, 2 दिन हो चुके हैं संभवतः इस गाइडलाइन की पब्लिक डोमेन में आए हुए। क्या वजह है कि चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो, चाहे वो कांग्रेस शासित या किसी और पॉलिटिकल पार्टी शासित राज्य हो, लॉकडाउन को लेकर वो सख्ती नहीं दिख पा रही है राज्यों के स्तर पर, जो अपील गृह मंत्रालय कर चुका है गाइडलाइन के जरिए? ये देखिए, इसमें अब तक जो मैं समझ पाया हूँ और जो पिछली बार का अनुभव है, और उस अनुभव को जब अभी लोगों से बात होती है और या अधिकारियों से बात होती है या मंत्रियों से बात होती है और दोनों की कड़ी जब मैं जोड़ करके निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता हूँ, तो साफ तौर पर एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है कि लॉकडाउन को लेकर के कुछ नहीं हो रहा है, एक चीज़ हो रहा है, वो है राजनीति। देखिए, पिछली बार जब लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, तो गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह मांग की थी कि राज्यों को अधिकार दिया जाए। उसके बाद केंद्र ने राज्यों को अधिकार दिया कि आप अपने राज्यों की स्थिति को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए, संकट को देखते हुए आप निर्णय ले सकते हैं। तो कई राज्यों ने निर्णय लिए, जैसे दिल्ली ने निर्णय लिए हैं, महाराष्ट्र ने निर्णय लिए हैं, कर्नाटक ने अपना निर्णय लिया, लोग ले रहे हैं। लेकिन जो गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी हो रहा है, वो भी राजनीति की बलि बेदी पर चढ़ जा रहा है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी तरह से राजनीति कर रहे हैं। दीदी की राजनीति तो सामने आ गई। तो अब इसके पीछे राजनीति है कि हम क्यों सख्ती करें। राज्य ये रास्ता देखता है कि केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन की घोषणा हो जाए तो सारा ठिकड़ा, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो केंद्र के माथे फूटेगा। राज्य कहते हैं कि अरे तो राज्य को अधिकार मिल गया, अगर लॉकडाउन लगा के अगर सख्ती करते हैं तो पब्लिक अगर हमसे नाराज होती है तो ये नाराजगी अपने सिर पे क्यों ले। कुल मिलाकर के बेहद अहम बात आप यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने अपने राजनीतिक नफा नुकसान को राज्य सरकारें देख रही हैं, फिर चाहे वो किसकी भी दल की सत्ता हो उस राज्य में। लेकिन अविनाश, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र और यूपी में अंतर लगभग दुगने का है, लेकिन खबरें यह भी हैं कि पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद शायद लॉकडाउन पर कुछ फैसला हो जाए उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र की तरह। क्या ऐसी कुछ खबरें आपके संज्ञान में भी आ रही हैं?
अविनाश आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी दिक्कत है। लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, आपने कहा कि पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन होना चाहिए 14 दिन का, कम से कम, तभी आप कम कर सकते हैं कोरोना की रफ्तार को। सर, एक सवाल जो पहले भी उठा था कई राज्यों के स्तर पर, लोगों के स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर, वो सवाल तो अब भी उठेगा। उदाहरण के तौर पर अरुणाचल प्रदेश के लोग कहेंगे कि साहब, जब हमारे यहाँ स्थितियां सामान्य हैं तो हम क्यों 14 दिन का लॉकडाउन झेलें, हम क्यों वो सख्ती झेलें जिसके लिए हम दोषी नहीं है, हमारे यहाँ लोगों का रोजगार क्यों छिने, हमारे यहाँ से पलायन क्यों हो? देखिए, बात बिल्कुल आपने सही कही। इस समय देश की बात है। देश में 37 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से हटा के 1 या 2 या 3 या 4 ऐसी जगह होंगे जहां पे कोरोना के केसेस ना हो। वो अपने बॉर्डर्स बंद कर दें, बॉर्डर्स को पोरस ना रहने दें, सील कर दें और बाकियों को लॉकडाउन में चले जाने दें। देखिए सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे बॉर्डर्स जो है वो पोरस हैं, लोग ट्रैवल करते हैं और आपको नहीं पता कि शायद आप स्टूडियो में बैठ के खुद पॉजिटिव हो। विकास चंद्रा जी, अविनाश सिंह जी, ये पता नहीं इनको भी कि ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो और लोगों को कोरोना फैला रहे हो। पता है, हम सबकी टेस्टिंग कर पा रहे हैं। हमारी टेस्टिंग की मैक्सिमम दर क्या है? 2 लाख। अगर हम पॉपुलेशन मानते हैं 20 करोड़ की और 10% का संक्रमण रेट मानते हैं, तो आप सोचिए कितने लोग एसिम्प्टोमेटिक होंगे। सीरो सर्विलेंस का डेटा क्या था? 100 में से 30 लोग पॉजिटिव थे। अगर दिल्ली में 100 में से 30 लोग पॉजिटिव हैं, तो आप ये बताइए एनसीआर में कितने होंगे और मूवमेंट कितना है? क्या गाड़ियां नहीं जा रही? देखिए साहब, ये साइंटिफिक तरीके से एपिडेमियोलॉजिस्ट को बिठाओ साथ में, वायरोलॉजिस्ट को बिठाओ, अपने डॉक्टर्स को बिठाओ साथ में और एक साइंटिफिक बेसिस पे निर्णय लो। देखिए, बिल्कुल पॉलिटिकल हित और अनहित अभी ना सोचें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हु विल बेल द कैट। बिल्कुल वही बात जो विकास चंद्रा ने कही, बेहद अहम बात वही निकल कर आ रही है कि राजनीतिक दल अपने राजनीतिक नफा नुकसान के आधार पर सोच रहे हैं। अविनाश, आपकी आवाज अब आ रही है हमारे पास। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? देखिए अनुराग, अभी कंप्लीट लॉकडाउन के मूड में यूपी सरकार बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ऐसी कोई संभावना है। जहां तक सवाल पंचायत चुनाव का है, तो हो सकता है कि 2 मई के बाद जिन जिलों में संक्रमण सबसे ज्यादा है, जिसमें कि लखनऊ भी है, तो 12 से 13 ऐसे जिले हैं, हो सकता है कि वहां लॉकडाउन लगा दे। लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए सरकार बार बार बोल रही है कि लोगों के जीवन के साथ साथ जो उनकी जीविका है वो बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात यह भी है अनुराग की, अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन को लेकर कहीं ना कहीं जो समाज है 2 भागों में बटा हुआ है। जिसके पास पैसा है उसे पता है कि अगर 1 महीने तक उसकी जेब में अगर लॉकडाउन रहता है तो वो अपना गुजारा कर सकता है। लेकिन जो गरीब तबका है, गरीब तबके से जब हम लोग बातचीत करते हैं तो वो कहता है कि नहीं, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो पहले की स्थिति देख चुके हैं। और शायद देखिए, यूपी सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि 2022 का चुनाव है, 2022 विधानसभा का चुनाव है, और अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है, कंप्लीट लॉकडाउन लगाती है, तो हो सकता है कि जो निचला तबका है, जो मजदूर तबका है, उसका विरोध और जो उसका रोष सरकार को झेलना पड़ सकता है। तो शायद एक ये वजह है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी योगी सरकार ने यहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन लगाने से मना कर दिया। लेकिन देखिए, जो संक्रमण का रेट है अनुराग, भले ही नीचे जा रहा है, लेकिन एक गंभीर बात यह है कि यूपी में जो मौतों का आंकड़ा है वो तेजी से ऊपर जा रहा है। आप ये समझिए कि जब 38,000 मामले सामने आ रहे थे, तब यहाँ पर जो मौतों का आंकड़ा था वो 200 के नीचे था, लेकिन अब 30,000 के नीचे संक्रमण का दर आ चुका है। लेकिन आज पूरे प्रदेश में जो मौतों का आंकड़ा है वो 266 के पार चला गया है। तो ये चिंता की बात है, ये गंभीर बात है कि चिंता की बात उत्तर प्रदेश में भी है। फैसला आखिर कैसे लिया जाए, किस नजरिए से लिया जाए, अविनाश आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर अंशुमन, मैं आता हूँ आपके पास। डॉक्टर राहुल, कहिए अपनी बात। सर, सिंपल सी बात है, कौन सी जीविका कमा पा रहे हैं? आधे लोग तो ऑक्सीजन सिलेंडर की होड़ में है और आधे लोग अस्पताल में हैं, उनके परिजन। आप एक बात देखिए, 4 में से 1 आदमी का कोई ना कोई परिजन कोरोना से ग्रसित है। कौन सा रोजगार चल रहा है, कौन सी फैक्ट्री चल रही है? इसलिए तो कहते हैं डेटा लाइए। देखिए, क्रिटिसिज्म जब भी होता है या कोई सकारात्मक सोच होती है, उसके लिए डेटा चाहिए। डेटा का मतलब होता है आप बैठिए, अपना पेपर पे लिखिए कि हमारी कौन सी इंडस्ट्री चल रही है। अच्छा, दिल्ली में कौन से लोग कारपेंटर को बुला रहे हैं, कौन से मुंबई में आपके बिहार से और उत्तर प्रदेश से इतनी माइग्रेंट लेबर महाराष्ट्र जा रही है, वो कहाँ काम कर रही है? तो कौन सी जीविका की बात कर रहे हैं सर?
इम्पोर्टेंट डॉक्टर राहुल पॉइंट ये है। भार्गव, मैं आपसे आंशिक सहमत हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम धंधे पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, ठप हो चुके हैं। ऐसी स्थिति अभी नहीं है सर इस देश में। मैं आपसे आंशिक रूप से सहमत हूं कि पैनिक जैसा माहौल है, लोग अपने यहां किसी बाहर के व्यक्ति को बुलाने से बच रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग बड़ी संख्या में अपने रोजगार से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर लॉकडाउन लगता है तो उनके ऊपर एक बड़ा संकट जरूर खड़ा होगा सर, इसमें कोई शक नहीं है। सुबीर भौमिक, मैं आऊंगा, डॉक्टर राहुल आऊंगा आपके पास सर, पैनलिस्ट काफी हैं, सबको शामिल करना है। सुबीर भौमिक, जो बात यहाँ पर हमारे सहयोगी विकास चंद्रा ने कही वो ये कि देखिए राजनीतिक नफा नुकसान हर कोई देख रहा है। क्या यही एक बड़ी वजह है कि इस देश में जब 3 लाख से ज्यादा मामले आ गए हैं तब लगातार ये पूछा जा रहा है कि आखिर लॉकडाउन कब लगेगा? ये जो राहुल साहब जो कह रहे हैं इसमें दम है बात में। और दम इसलिए हम पड़ोसी देश बांग्लादेश की तरफ देखें, उन्होंने राहुल साहब जो कह रहे हैं एग्जैक्टली वही काम किया है कि साहब 5 जिला 10 जिला ऐसा करके नहीं होगा। उन्होंने 2 कदम उठाए। एक तो वहां अभी रमजान का महीना चल रहा है, तो उन्होंने यही लॉजिक दिया कि इस टाइम में वैसे ही तो 5 वक्त नमाज वगैरह पढ़ते हो, इफ्तार वगैरह करते हो, काम वाम कम होता है, तो लॉकडाउन हो जाना चाहिए। यही मौका है लॉकडाउन करके कोरोना का कहर को तोड़े। बांग्लादेश ने एक तरफ ये फैसला लिया, दूसरे तरफ इंडिया के साथ दूसरे देशों के साथ बॉर्डर बंद कर दिया, लैंड बॉर्डर एयर फ्लाइट सब बंद कर दिया है जी। और इसके नतीजे पॉजिटिव नतीजे उनको देखने को मिल रहे हैं। 3-4 दिन में वहां कोरोना का कहर कम हो गया। तो राहुल साहब जो कह रहे हैं इस बात में दम जरूर है कि पार्शियल यहाँ वहां करके शायद फायदा नहीं होगा। ठीक है, बट ये जरूर जी हमारा ये कहना है, अनुराग एक सेकंड, हमारा ये कहना है कि बेटर कुछ तो हो, तो कुछ तो हो। अगर मतलब क्या कि होम मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइन दिया कम से कम वहां से तो शुरू हो, कुछ तो करें। ये नहीं कि बिल्कुल जो बात सुबीर भौमिक कह रहे हैं सर, वही मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। बहुत खतरनाक रवैया है यूपी का। बिल्कुल सर, डॉक्टर अंशुमन, सुबीर सर माफ कीजिएगा सर, आपको रोक रहा हूँ, समय थोड़ा कम है, पैनलिस्ट हैं। डॉक्टर अंशुमन, अगर गृह मंत्रालय भी कोई एडवाइजरी जारी करता है, कोई गाइडलाइन जारी करता है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ बाबुओं ने तो जारी नहीं की होगी सर, एक पीछे से एडवाइस मिली होगी, उसी सुझाव के आधार पर, सलाह के आधार पर इस तरीके की गाइडलाइन बनाई गई होगी। क्या कुछ पॉकेट्स में, कुछ राज्य में अगर सिर्फ लॉकडाउन लगाया जाता है और उसका सख्ती से, ईमानदारी से पालन किया जाता है, तो क्या वो बेमतलब है, उसका कोई फायदा नहीं होने जा रहा है? ये मान रहे हैं आप भी? डॉक्टर अंशुमन। अनुराग जी, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया। ईमानदारी, बार बार मैं यही बात कह रहा हूं, जो गाइडलाइन बनाया जाता है उसके पीछे बहुत थिंक टैंक जुड़ा होता है, उसको ईमानदारी से पालन करना है। आज भी फॉर्मूला बता रहा हूं, पिछले साल भी मैंने इसी समय मार्च में कहा था, 3T, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता रखो, टेस्टिंग एंड टुगेदरनेस, एकजुटता, तू मैं की लड़ाई अभी बंद कर दो। अगर माइक्रो कंटेनमेंट जोन जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम ने जारी किया है उसको भी पालन कर लें और जीविका चलने दें, मतलब लाइफ और लाइवलीहुड के बीच में बैलेंस कर लें, तो भी बहुत सुधार मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बेबुनियाद गाइडलाइन है, वो उस गाइडलाइन में दम है। ठीक है, मतलब डॉक्टर अंशुमन, मैं अगर उदाहरण के तौर पर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रहता हूं और गाजियाबाद में 14 दिन का लॉकडाउन लगता है सिर्फ गाजियाबाद में और उसका सख्ती से पालन होता है, तो हालात सुधर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है एक एक्सपर्ट के तौर पर? बिल्कुल, वो फिर पोरस नहीं होना चाहिए, पोरस बॉर्डर नहीं होना चाहिए कि इनके लिए एग्जेम्प्टेड है, इनके लिए एग्जेम्प्टेड नहीं है, यहां से आ सकते हैं, यहां से जा सकते हैं। बिल्कुल, पर्पस क्या है आपको? वन इन्फेक्टेड पर्सन शुड नॉट कम इन कांटेक्ट विद अनदर नॉर्मल पर्सन। अनुमा आचार्य, आप देश की सबसे पुरानी पार्टी की प्रवक्ता हैं, तब जबकि संकट है इस वक्त पूरे देश में, विपक्ष के नेता के तौर पर क्या सलाह आप सरकार को देंगी, खासकर इस लॉकडाउन के मोर्चे पर, सिर्फ लॉकडाउन के मोर्चे पर? एक वेल इन्फॉर्म्ड लॉकडाउन मिटिगेट करने के लिए कोरोना को जरूरी है तो लगे और लगना भी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद 20 अप्रैल को कहा है कि टोटल लॉकडाउन जो है वो आखिरी रास्ता होगा। पर मैं एक चीज और कहूंगी कि अगर टोटल लॉकडाउन लगेगा तो सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट को भी इमरजेंसी सर्विसेज की तरह चलाते हुए वहां मजदूरों की जान जोखिम में ना लगाएं। अगर हम लॉकडाउन लगाएंगे तो पूरे दिल से सभी को पालन करना चाहिए और वेल इन्फॉर्म्ड लॉकडाउन की जरूरत अगर है, जैसा एक्सपर्ट कह रहे हैं, तो उसमें देश के साथ, और कांग्रेस तो हमेशा देश के साथ खड़ी है इन सब मामलों। ठीक है, माधवी अग्रवाल, अनुमा आचार्य की सलाह को आप मानेंगे और क्या आपको भी लगता है कि हाँ लॉकडाउन के मुद्दे पर फैसला होना चाहिए, चाहे वो सेलेक्टिव हो, जैसा डॉक्टर अंशुमन कह रहे हैं, गाजियाबाद में भी अगर आप सख्ती से पालन करेंगे तो हालात सुधर सकते हैं, और जैसा डॉक्टर राहुल भार्गव कह रहे हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन 14 दिन का, तभी हालात सुधरेंगे?
मैं लगातार सुन रही हूँ और जिस तरीके से एक्सपर्ट ने अपनी राय रखी है, राहुल भार्गव जी ने भी बोला, डॉक्टर अंशुमन जी ने भी बोला, तो इनकी जो बातें हैं वो उन्होंने स्टडी के तौर पर बोली हैं, जो लगातार 1 वर्षों से जो बाकी के देशों ने भी जिस तरीके से जूझा और हमारे भारत में भी जो कमी रह गई और जिसको और दुरुस्त करना चाहिए, उन सारी चीज़ों को राय रखते हुए उन्होंने कहा है। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जो भी देश के लिए हित में होगा और सबके लिए होगा, उस पर जरूर से गाइडलाइन को फॉलो करते हुए केंद्र सरकार उस पर संज्ञान लेने ही वाली है। क्या होना चाहिए, सवाल मेरा ये है। जी, क्या कहा आपने? सवाल मेरा ये कि क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर लॉकडाउन ही, क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं ये बोल चुके हैं कि अंतिम जो हमारा जो एक कड़ी होगी वो लॉकडाउन की होगी। अगर लगता है कि देश में वाकई में स्थिति बहुत खराब हो रही है और इस पर लगातार चर्चा देखिए कि कर रही है केंद्र सरकार, उसमें यदि लगता है उन्हें कि डॉक्टर माधवी जी लगता है वाकई में देश में लॉकडाउन। माधवी जी सुन लेते हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव को सुन लेते हैं। माधवी जी, आपकी तो सरकार है, सत्ता पक्ष है। मेरा एक छोटा सा निवेदन है एज अ डॉक्टर, उसको आखिरी वर्ड मत जोड़िए, एडजेक्टिव और एडवर्ब मत लगाइए, उसको ये बोलिए समय की अगर मांग है तो हम वो काम करेंगे जो समय के अनुसार है और जो समय के अनुकूल है और जो देश हित में है। देखिए बात समझिए सर, जीवन रहेगा तो जीविका रहेगी। बहुत बुरी हालत है उत्तर प्रदेश वगैरह में बेचारे, और बहुत सारी तो डेथ्स अनअकाउंटेबल है। माधवी जी, आप भी जानती हैं हमारे देश में डेटा कलेक्शन 100% नहीं होता है, तो प्लीज बात मानिए, समझाइए लोगों को कि जरूरी है इस समय लॉकडाउन की व्यवस्था। 14 दिन में किसी की जीविका नहीं जाएगी पर जान जरूर चली जाएगी। इस वाली वेव में 40 साल 45 साल वाले लोग मर रहे हैं और शायद ऐसा ना हो कि हमारी ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है डॉक्टर राहुल, एक चीज और आप संक्षेप में सर मुझे बता दें। देखिए, हमने पिछली बार लॉकडाउन देखा था, लॉकडाउन का आर्थिक असर क्या पड़ा था, उससे अभी तक हम नहीं उबर पाए और अगले कितने सालों में उभरेंगे कह पाना मुश्किल है। 20 लाख करोड़ 22 लाख करोड़ के पैकेज बेमानी साबित हो चुके हैं। अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार को हम तेज करते हैं, 5,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपए हम वैक्सीनेशन पर खर्च करते हैं, उसकी रफ्तार को तेज करते हैं, तो क्या लॉकडाउन लगाने की नौबत नहीं आएगी? बहुत संक्षेप में डॉक्टर राहुल भार्गव। बिल्कुल, अगर आप वैक्सीनेशन 3 से 4 महीने में 60 करोड़ जनता को 2 वैक्सीन की डोज देते हैं तो आप मान के चलिए बीजेपी ने एक बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया। और अगस्त के महीने में हम सब पिक्चर हॉल में बैठ के पिक्चरें देखेंगे। डॉक्टर अंशुमन, क्या ये रॉकेट साइंस है जो बात राहुल भार्गव कह रहे हैं हमारे रिसोर्सेज के लिहाज से? क्या यह संभव है या मुमकिन है? मुमकिन है, बिल्कुल डुएबल है। वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़नी चाहिए थी, अब पहले हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी शुरू करें और हर्ड इम्यूनिटी अचीव करें, बिल्कुल डुएबल है। ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं। सुबीर भौमिक, 2 विकल्प, या तो लॉकडाउन एक बार फिर पूरे देश में या राज्यवार, या फिर वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार। बेहतर विकल्प आपको क्या लगता है सर, बहुत संक्षेप में? अगर वैक्सीनेशन प्रोडक्शन का कैपेसिटी है जितना होना चाहिए तो फिर वैक्सीनेशन इज दी ऑप्शन, बट अगर वो नहीं है तो सिलेक्टिवली लॉकडाउन और ये करना ही पड़ेगा। ये जो है ना, एक चीज राहुल साहब बहुत सही काम कह रहे हैं, डेटा, ये जो डेटा फजिंग वजिंग हमने विजय पा लिया, ये सब चीज गड़बड़ वाला, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। विजय कोई नहीं पा सकता ये लड़ाई में, ये एक बैटल ऑफ एट्रिशन है, कभी आप आगे बढ़ेंगे कभी पीछे आएंगे। तो यहाँ पर ये फतेह हमने हासिल कर लिया और ढोल बजा दिया, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। यह एटीट्यूड यही होगा कि वी शुड गो फॉर मैक्सिमम पॉसिबल वैक्सीनेशन, बट अगर इमीडिएटली अभी के लिए कहीं कोई थोड़ा लॉकडाउन का जरूरत है तो होना चाहिए। हनुमान जी माफ कीजिएगा, समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये मुद्दा ऐसा है जिस पर हम आगे भी लगातार चर्चा करते रहेंगे। मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपकी बात मैं उस चर्चा में जरूर रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर गंभीरता के साथ अपनी बात रखने के लिए। देखना होगा कि आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है, लेकिन इस बीच एक जरूरी मुहिम, एक जरूरी अपील जो लगातार न्यूज नेशन कर रहा है। इस मुश्किल हालात में जब एक एक सांस के लिए लोग जूझ रहे हैं, कई कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का सकारात्मक असर दिखा है। ऐसे में न्यूज नेशन आपसे अपील करता है कि आप भी प्लाज्मा डोनेट करें अगर आप 22 दिन पहले कोविड से ठीक होकर लौटे हैं। आपकी मदद लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनेगा आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज नेशन। व्हाट्सएप करें अपना नंबर 9711002266 पर, प्लाज्मा डोनर की डिटेल भेजें, जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं।